नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपनी ये प्रोनाउन की अगली वीडियो है और इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है, जैसे अब मान के चलो मैं एक उदाहरण लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे ये कोई बंदा है और इस बंदे का नाम है रमेश। अब इस रमेश ने किसी को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने को बोलते हैं स्लैप। ठीक है, थप्पड़ मारा इसने चिंटू को, इस बच्चे को रमेश ने थप्पड़ मारा है। तो इस सेंटेंस की अगर इंग्लिश बनाओगे तो क्या बनेगी? रमेश थप्पड़ मारने का काम किया है, स्लैप्ड। रमेश स्लैप्ड किसको थप्पड़ मारा है? चिंटू को। रमेश स्लैप्ड चिंटू। अब मान के चलो बाद में रमेश को पता लगा कि उसने चिंटू को थप्पड़ गलत मारा है, चिंटू बेगुनाह है। तो रमेश खुद को अगर थप्पड़ मारे तो उसकी इंग्लिश क्या होगी कि रमेश ने अब खुद को थप्पड़ मारा है। रमेश स्लैप्ड खुद को, रमेश स्लैप्ड खुद को। अब दोस्तों, खुद को की जो इंग्लिश होती है, अब यहाँ ये खुद को जो वर्ड है इसकी जो इंग्लिश होगी वही अपने आप में होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब हम खुद के लिए यानी सेल्फ के लिए कोई वर्ड अगर यूज़ करने लग रहे हैं, कोई प्रोनाउन यूज़ करने लग रहे हैं, तो उसी प्रोनाउन का नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ आई दोस्तों? चलो एक उदाहरण और लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ कि जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने लग रहा हूं और आप अगर क्लास में पढ़ के ना हो तो मैं आपको गुस्से में ये बोल दूं कि आई शैल शूट यू, भाई मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। भाई आप फिर भी आप पढ़ के ना हो तो मैं क्या बोलूँगा? भाई थारा तो गोली नहीं मारूंगा लेकिन मैं खुद को गोली मार लूँगा। तो खुद को गोली मार लूँगा तो आई शैल शूट खुद को। अब ये जो खुद को वर्ड है इसकी इंग्लिश हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होती है। जैसे आई के लिए खुद को की इंग्लिश होती है माई सेल्फ। क्या होगी दोस्तों? माई सेल्फ। और अगर आई की जगह वी होता तो वी के लिए खुद को की इंग्लिश होती और सेल्स। क्या होती दोस्तों? और सेल्स। ऐसे ही अगर यू होता तो यू के लिए खुद को की इंग्लिश अलग होती। और अगर ई है, सी है, इट है, इन शब्दों के लिए, इन प्रोनाउंस के लिए, इन पर्सन्स के लिए ये जो खुद को की इंग्लिश है वो अलग होगी। और ये जो खुद को की इंग्लिश है वही अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों। तो आशा करता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ आई होगी। और अब मैं सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों को लिखवा देता हूँ। जैसे आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दोस्तों माई सेल्फ, यानी आई अगर खुद के लिए कोई काम करे तो हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ। अगर वी यानी आई का जो प्लूरल रूप है वो होता है वी। वी अगर खुद के लिए कोई काम करे तो हम यूज़ करते हैं दोस्तों आर सेल्स। तो आप लोगों ने देखा है कि सिंगुलर और प्लूरल में जो बेसिक अंतर है वो है कि सिंगुलर के साथ आपको सेल्फ लगा हुआ मिलेगा और प्लूरल में यूज़ होता है सेल्स। तो सेल्फ का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? सेल्स। ठीक है भैया जी, ये चीज़ है। अब उसके बाद सेकंड पर्सन है यू। आप जानते हैं यू सिंगुलर भी होता है और यू ही खुद में प्लूरल भी होता है। तो इसका जो सिंगुलर है वो बनेगा योर सेल्फ, यानी यू का जो सिंगुलर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बनेगा योर सेल्फ। और प्लूरल में बनेगा दोस्तों योर सेल्व्स, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि सिंगुलर में होता है सेल्फ और प्लूरल में होगा सेल्व्स। ठीक है भैया जी, ये कलाकारी है। अब उसके बाद ई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ। वैसे ही सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हर सेल्फ। और इट के लिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा प्यारे दोस्तों इट सेल्फ। और इन तीनों का ई, सी और इट का प्लूरल होता है दे। तो और दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा दोस्तों देमसेल्व्स।
तो ये जो 8 हैं दोस्तों आपके सामने, 8 कौन कौन से? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स। ये 8 के 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस याद कर लेने हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग याद कर लेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं दोस्तों, इतनी बात समझ में आई है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है भैया। अब ये किसकी जगह यूज़ होते हैं? ये खुद को की इंग्लिश की जगह यूज़ होते हैं दोस्तों, इतना समझ में आया है। इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं। वो कब बोलते हैं? जब हम किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी नाउन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं इन प्रोनाउंस को, और तब ये कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। वो आगे देखेंगे हम कैसे, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। चलिएगा देखते हैं। अब ये प्रैक्टिस आप लोगों के सामने है, इसमें आपको गलती छाटनी है दोस्तों। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। तो आप जानते हैं जो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज होता है ई के लिए, बट यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? वन। तो वन के लिए प्यारे दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनना चाहिए? वन सेल्फ। तो यहाँ जो गलती है वह हिमसेल्फ की जगह वन सेल्फ होना चाहिए। इतना जो है समझ आया है। आगे देखो, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस पेंडेमिक। दोस्तों आप सब जानते हो वी प्लूरल है, और वी के लिए प्लूरल में आवर सेल्फ ना हो, क्योंकि सेल्फ तो सिंगुलर वालों के साथ लगता है, और आवर सेल्फ जो है वो प्लूरल होना चाहिए। तो सेल्फ ना हो के क्या होगा? सेल्व्स, ठीक है। आगे देखो, द पुअर मैन किल्ड हिम एंड हिज ऑन सन। ये कह रहा है जो गरीब आदमी है उसने खुद को मार डाला। तो खुद को की इंग्लिश इम थोड़ी ना होती है, खुद को की इंग्लिश तो हिमसेल्फ होगी। तो यहाँ हिम ना होके क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ। तो उसने खुद को मार डाला, और हिज ऑन सन, अपने खुद के बेटे को मार डाला, ठीक है दोस्तों। जैसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, यहाँ तक सेंटेंस जो है उसका मीनिंग है मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन आगे अगर आप खालिस्तान छोड़ रहे हो तो वो खालिस्तान छोड़ा है इस वर्क को, इस काम को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी ये कहना चाह रहा है मैं अपना काम खुद से करता हूँ, यानी और प्रभाव डालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ जो माई सेल्फ, आई के लिए क्या ऐड करेंगे? माई सेल्फ। यहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे ना करके ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे करेंगे। यानी यहाँ जो वन सेल्फ है दोस्तों, और यहाँ जो आवर सेल्व्स है, ये तो है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और यहाँ जो ये माई सेल्फ यूज हुआ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर ना होकर एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे हुआ है। ना समझ में आया है? आगे देखो, सी ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रॉब्लम्स। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग भी वही है जो, जैसे इसका में मीनिंग है सी वह इज है, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी फॉर हर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के लिए वह उत्तरदायी है। एक हम बोले अपनी समस्याओं के लिए वह खुद उत्तरदायी है। तो खुद वर्ड हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि इस सेंटेंस का प्रभाव सुनने वाले पर और ज़्यादा पड़े, और जहां प्रभाव बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया जाए तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ना होकर उनका नाम बदल जाएगा, और वो नाम है एम्फेटिक प्रोनाउंस दोस्तों। और सी के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? आवर सेल्फ। तो आशा करता हूँ जो समझाना चाहा हो समझ में आया होगा। आगे देखो, ही हर्ट ब्लैंक, वह उसने हर्ट किया, किसको? खुद को। तो ही के लिए खुद को की इंग्लिश क्या बनेगी? हिमसेल्फ। जैसे सी के लिए खुद को की इंग्लिश क्या बनती है? हर सेल्फ, वैसे ही के लिए खुद को की इंग्लिश क्या बनती है दोस्तों? हिमसेल्फ। इतना समझ में आया है? आगे है वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग क्लाइमेट। दोस्तों अभी जो 7th और 8th जो सेंटेंस हैं उसके लिए आप लोगों का मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, और वो साथ में क्यों कह रहा हूँ? देखो अब दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, देखो कुछ आपको घर से भी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं करवा भी दूंगा, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिक्स है कि भैया इनके साथ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, और कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं आएगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि ही टर्न्ड हिमसेल्फ राइट, बताओ ये सेंटेंस ठीक है या गलत? एक बार विचार करो इस बारे में। ही टर्न्ड हिमसेल्फ राइट, इसकी हिंदी में आप लोगों को बता देता हूँ। ही टर्न्ड, वह मुड़ा,
हिमसेल्फ खुद को, क्या इसकी ये सेंटेंस ठीक है, इसकी हिंदी बनेगी उसने अपने आप को दाएं मोड़ा। एक तो ये सेंटेंस बोलूँ और एक मैं हिमसेल्फ को हटा के बोलूँ उसने, एक मैं बोलूँ वह दाएं मुड़ा। जैसे लिख के बताता हूँ, वह दाएं मुड़ा। अब ये जो सेंटेंस है हिमसेल्फ के बिना, इसका मीनिंग है वह दाएं मुड़ा। और अगर हिमसेल्फ लगाऊंगा इसके साथ तो इसका मीनिंग हो जाएगा उसने अपने आप को दाएं मोड़ा। तो अपने आप को दाएं मोड़ा ये सेंटेंस गलत है और वह दाएं मुड़ा ये सेंटेंस ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करने से वो सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों, सुपरफ्लस हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज हो जाएगा जो कि सर्वथा अनुचित है दोस्तों। जैसे एक तो मैं ये कहूँ कि तुम नहा लो, और एक मैं कहूँ तुम अपने आप को नहला लो। तो कौन सा सेंटेंस ठीक है, तुम नहला लो, तुम नहा लो। और ऐसे इसमें खुद को वर्ड ऐड करना बिल्कुल अनुचित है। जैसे एक मैं कहूँ कि तुम छुप जाओ, और एक मैं कहूँ तुम अपने आप को छुपा लो। तो कौन सा सेंटेंस ठीक है, तुम छुप जाओ। ये सेंटेंस गलत है कि तुम अपने आप को छुपा लो। तो दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करोगे, कारण मैंने आपको बताया है। जैसे टर्न है, जैसे बाथ यानी नहाना है दोस्तों, ठीक है, जैसे कीप है, जैसे दोस्तों हाइड है, ठीक है। ये वर्ब्स ऐसी हैं। जैसे स्टॉप है, स्टॉप, एक तो मैं आपको बोलूँ रुको, स्टॉप माने होता है रुको, और एक मैं बोलूँ स्टॉप योरसेल्फ, अपने आप को रोको। तो आपको अपने आप को वर्ड ऐड करने की क्या ज़रूरत थी, स्टॉप बोलते उससे भी काम चल जाता। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड नहीं करोगे। तो ये जो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं यूज़ होंगे, तो घर का काम ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ होंगे, वो एक बार आप पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ पाओगे तो मैं खुद वीडियो बना कर आप लोगों को करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखो। इस टॉपिक में ये जो लास्ट प्रोनाउन है दोस्तों, ये है इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क ये है इंटरोगेटिव जो है वो प्रश्न करने का यानी सवाल करने का काम करता है दोस्तों, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो वाक्यों को यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, रिलेट करने का काम करता है दोस्तों। अब कैसे करेगा वो देखेंगे। ये आपके सामने प्रस्तुत हैं हु, हुम, विच, हाउ, वेयर, हुज, व्हेन, व्हाट, व्हाई। ये जो इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस है दोस्तों। अब मैं इनकी हिंदी बता देता हूँ आप लोगों को। ऊ का मतलब होता है कौन, ठीक है। ऊम का मतलब होता है किसे या फिर किसको। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी। हाउ का मतलब होता है कैसे। वेयर का मतलब होता है कहाँ। हुज का मतलब होता है किसका या फिर किसकी। व्हेन का मतलब है कब। व्हाट का मतलब है क्या, और वाई का मतलब है क्यों या क्यों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है, इतना समझ में आया होगा। अब आगे जो समझने की चीज़ हिंदी के अलावा वो ये है कि जो ऊ है वो यूज किया जाता है सब्जेक्ट की जगह, यानी अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, हु, या फिर ऊ लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगला क्या पूछना चाह रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाह रहा है दोस्तों। इतना समझ आया है। हुम जो है वो हमेशा किसकी जगह यूज़ करा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। और वो आपने नाउन में भी पढ़ा था कि जो उत्तर दे वट का और ऊ का वो तो कौन है, सब्जेक्ट, और जो उत्तर दे वट का और ऊम का वो कौन है, ऑब्जेक्ट। ये मैंने आप लोगों को नाउन वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था दोस्तों। इतना समझ में आया है। यानी जो ऊ है और ऊम है उनमें ऊ जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा और ऊम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा दोस्तों। और ये जो ऊ ऊम है ये पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं दोस्तों। किसके लिए यूज़ होते हैं, जो पर्सन हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है भैया। अब विच जो है, विच यूज़ होता है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। यानी कौन सा या कौन सी अगर बोलनी है आपने तो वो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए बोलोगे विच वर्ड से। ठीक है। एनिमल्स के लिए भी विच वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों। और हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन के साथ अगर यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, विच यूज़ करोगे। ऑफ के साथ क्या यूज़ करोगे, विच।
इतना समझ में आया है। पर्सन्स के लिए क्या यूज़ करोगे, ऊ और होम। एनिमल्स नॉन लिविंग चीज़ें हों और ऑफ प्रीपोजिशन है तो क्या यूज़ करते हो, विच। इतनी बात समझ में आई है। और अगर समझ में आई है दोस्तों तो आप लोगों के सामने एक सीट हाजिर है और इसमें 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, बाद में सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिलहाल 3 ऑप्शन बस, हु, होम और विच, इनमें से भरना है। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ, एक बात मैं रिमाइंड करवाता हूँ आपको। हु सब्जेक्ट की जगह आएगा, होम ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और ये दोनों लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। लिविंग में भी पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे दोस्तों। विच जो है वो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ होगा, एनिमल्स के लिए यूज़ होगा और ऑफ प्रीपोजिशन के साथ यूज़ होगा दोस्तों। चलिएगा, अब पहला सेंटेंस है, बताओ खालिस्तान में क्या भरोगे। ब्लैंक हैज़ कम। देखो दोस्तों, हैज़ कम एक वर्ब है और यहाँ हमें ज़रूरत है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट हु, तो सब्जेक्ट की जगह क्या यूज़ होता है, ऊ। सेकंड सेंटेंस में देखो, ब्लैंक डिड यू मीट। अब आप कहोगे व्हेन डिड यू मीट, तो यहाँ तो गुरुजी व्हेन भी ठीक हो सकता है, लेकिन व्हेन तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन मैंने इसीलिए जानबूझ कर 3 दिया आपको, हु, होम एंड विच। तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ आप कहोगे डिड मीट जो है वो एक वर्ब है और सब्जेक्ट जो है यू है, तो कसर किसकी है, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, होम। तो होम डिड यू मीट। आगे देखो, ब्लैंक यू थिंक इज़ गिल्टी। अब देखो ऐसे जो सेंटेंसेज है दोस्तों, उसमें ये ज़बरदस्ती एक छोटा सा सेंटेंस ऐड कर दिया ताकि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो जाए और आप कंफ्यूज हो के इसका उत्तर गलत भर दो। तो ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ आप चुन नहीं पा रहे हो ऊ और ऊम, तो वहाँ डील कैसे करनी, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ आप पहले वर्ब को देखो, सबसे पहले थिंक वर्ब है। क्या थिंक वर्ब के पास सब्जेक्ट है, हाँ जी, इसके पास इसका सब्जेक्ट है। उसके बाद आगे वर्ब देखो, इज एक वर्ब है, क्या इसके पास इसका सब्जेक्ट है, नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट कौन है, वो, सब्जेक्ट कौन बनेगा, वो। उत्तर क्या हो गया, हु। जैसे अगले सेंटेंस में देखो, नोज। नोज एक वर्ब है। अब वर्ब के पास यू क्या है, इधर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के राइट साइड क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट किससे देंगे, ऊ से, हो नोज यू, हो गया बस। अच्छा अगला देखो, टू ब्लैंक आर यू नॉन। दोस्तों एक बात का स्मरण रखना आप लोगों को कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। और टू एक प्रीपोजिशन है तो टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम। तो क्या आएगा, टू होम। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, ब्लैंक इज योर रूम। तो रूम दोस्तों जो है वो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए हमने यूज़ किया था विच। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक इज़ योर बुक, वही नॉन लिविंग है तो क्या यूज़ करेंगे, विच। ब्लैंक ड्रेस डिड यू बाय, तो यहाँ ड्रेस जो है वो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए हमने यूज़ किया था क्या, विच। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आए होंगे। चलिएगा अब आगे देखो, इसमें भरो अभी वही 3 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, ऊ, ऊम और विच। तो वही बात है, देखो अभी फील एक वर्ब है और वर्ब है तो इस वर्ब के पास सब्जेक्ट है, यानी इसको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो चलो दूसरी कोई वर्ब देखते हैं जिसको सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब विल विन एक वर्ब है, इसको सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब सब्जेक्ट की ज़रूरत किससे पूरी होगी, हु से। तो दरअसल ये जो ऊ है ये यू फील के लिए नहीं है, ये यू फील जानबूझ के आपका दिमाग ख़राब करने के लिए यहाँ ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊ है ये इस सेंटेंस के लिए है और इस विल विन वर्ब के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में हम लोगों को सब्जेक्ट पूरे करने हैं हर वर्ब के, और अगर सब्जेक्ट पूरे हो गए हों तो फिर ऑब्जेक्ट पूरे करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। बाय जो है, बाय ब्लैंक वॉज दिस डन। देखो बाय एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया ऊम यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अब, ब्लैंक ऑफ द रूम्स इज़ योर्स। मैंने बताया था ऑफ प्रीपोजिशन अगर हो तो उससे पहले हमेशा यूज़ करते हैं विच। आगे देखो वही वाला बात यहाँ है, विच ऑफ है तो विच। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। अब की बार सारे ऑप्शन हैं, जितने WH फैमिली वर्ड थोड़ी देर पहले हमने देखे थे दोस्तों, ये जो हैं इनको WH फैमिली वर्ड भी बोलते हैं। देखो या तो इनमें WH है या फिर H है, तो इनको बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स दोस्तों। और ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं अब सारे के सारे आप लोगों को
इन वाले सेंटेंसेस में भरने हैं, जो भी भरे। देखो, ब्लैंक बुक इज़ दिस, यह किसकी बुक है, किसकी है ये किताब, तो किसका या किसकी इंग्लिश क्या आती है, ऊज, ठीक है। ब्लैंक रूम इज़ दैट, किसका है ये कमरा या कौन सा है ये कमरा, तो कौन सा की इंग्लिश हो तो विच, और किसका है तो ऊज, दोनों ही ठीक है। ब्लैंक डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, तो थोड़ा मजबूत हो जाएगी आपकी इंग्लिश ऐसे। ब्लैंक डिड ही रीच, तो इसमें क्या भर सकते हो, आप कब पहुँचे या आप कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे तो वेयर व्हेन, और कहाँ पहुँचे तो इसकी इंग्लिश है वेयर, ठीक है दोस्तों। ब्लैंक आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, क्यों, क्यों का है तो वाई, रीज़न किससे होता है, वाई से। ब्लैंक विल द एग्ज़ाम स्टार्ट, कब होगा एग्ज़ाम स्टार्ट तो व्हेन, और कहाँ होगा ये भी तो भर सकते हैं, तो क्या होगा वेयर। कौन सा होगा तो अपना विच, किसका होगा तो ऊज, तो सारे ऑप्शंस भरे जा सकते हैं, वो आप अपनी समझ के हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों। इतना समझ में आया है, ठीक है। तो वो तो एक बेसिक आपको याद करवाने के लिए ये सीट थी, वो तो बहुत आसान है, 6ठी क्लास का लेवल है। अब जो है आपके पेपर का लेवल है, इसमें आपको WH फैमिली वर्ड्स भरने, जो भी भरे जा सकते हो दोस्तों। देखिएगा, आई नो ब्लैंक हैज़ कम, अब देखो वही बात मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब आई नो, मैं जानता हूँ कौन आया है, हिंदी बना के आप कभी भी इंग्लिश को नहीं करने, कभी भी हिंदी बना के इंग्लिश को नहीं करेंगे। अब देखो, नो एक वर्ब है, नो एक वर्ब है दोस्तों, और वर्ब, इस वर्ब के पास आई सब्जेक्ट है, ठीक है। एज कम एक वर्ब है और इस वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट दे दो इसको, सब्जेक्ट किससे दोगे, ऊ से। अब देखो यहाँ ऊ जो है इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। आई नो ब्लैंक ही हैड मेट, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एक नो वर्ब है, इसके पास इसका सब्जेक्ट है, यहाँ हैड मेट है, इस वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट है, यानी इन दोनों वर्ब्स को अब सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की। चलो, तो पहली वर्ब को ऑब्जेक्ट दे दो, और ऑब्जेक्ट देते हैं हम किससे, ओम से, बस हो गया। तो यानी पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दो, सब्जेक्ट मिल गए तो ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट नहीं मिला है किसी वर्ब को तो ऊ से आपका सब्जेक्ट दे दो, और ऑब्जेक्ट देना है तो ओम से ऑब्जेक्ट दे दो, बहुत आसान है। जैसे अगला सेंटेंस देखो, आई नो ब्लैंक बॉय इज एट फॉल्ट, देखो नो वर्ब है, ठीक है दोस्तों, और इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, आगे जो इज वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है, बॉय, यानी दोनों वर्ब्स के पास सब्जेक्ट है, तो अपने को अब पूरा करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब ऑब्जेक्ट किससे पूरा होता है, ओम से, ऐसे आसान सा है, आप कर लोगे मेरे हिसाब से। द गवर्नमेंट ब्लैंक इज चोजन बाय द पीपल हैज़ द राइट टू गवर्न, अब देखो यहाँ वही बात है कि द गवर्नमेंट ब्लैंक इज चोजन बाय द पीपल हैज़ द राइट टू गवर्न, वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई है उसको राज करने का अधिकार है, इसकी हिंदी ये है। अब यहाँ खालिस्तान में भरना गवर्नमेंट जो या जोनसी गवर्नमेंट, अब जोनसी गवर्नमेंट के लिए इंग्लिश सीखी हमने ऊज, बट आज के दिन ऊज ना हो के नॉन लिविंग के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो नॉन लिविंग है, तो हम यूज करेंगे यहाँ विच, ठीक, तो ऊज भी है बट ज़्यादा ठीक कौन सा, 100% विच, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा नॉन लिविंग के लिए जोनसी की फीलिंग किससे आएगी, विच से, ठीक है दोस्तों। द सरस्वती इज द रिवर हुज डिसअपीयरेंस इज अ मिस्ट्री, अब देखो दोस्तों यहाँ क्या यूज़ होगा, आप जानते हैं भाई सरस्वती के लिए ऊज यूज़ हुआ है, बट आज के दिन विच यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड रोहन लीव्स इन अ कॉलोनी, वही वाली फीलिंग यहाँ है दोस्तों। अभी ये जो लीव्स इन अ कॉलोनी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ ऊज नहीं विच का यूज़ करेंगे। आई नो ब्लैंक द प्रॉब्लम इज एंड ब्लैंक टू सॉल्व इट, आई नो मुझे पता है कि क्या है प्रॉब्लम, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट द प्रॉब्लम इज, और कैसे सोल्व होगी, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, तो ऐसे भरना आपको विचार करके। आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य किया, क्या आश्चर्य किया कि व्हाट टू डू, क्या करूं, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, ये हो जाएगा। तो आशा करता हूं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे देखेंगे। आई नो ब्लैंक टू स्विम, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाए, तो कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ, तो किसी काम को करने का तरीका बताना हो तो आप किससे बताओगे, हाउ से बताओगे दोस्तों। ही टॉट मी ब्लैंक टू ड्राइव, तो हाउ टू ड्राइव, उसने मेरे को सिखाया कि कैसे ड्राइव करते हैं।
इट वॉज दिल्ली दैट आई मेट हिम। इट वॉज दिल्ली, तो जगह बताया आपने, और जगह को हम दैट से थोड़ी ना बताते हैं, जगह को बताते हैं हम दोस्तों वेयर से। ठीक है, तो वेयर आई मेट हिम। इट वॉज इन 2009 दैट आई केम टू दिल्ली। अब ये 2009 के बारे में बताया, तो 2009 समय है, तो समय को दैट से थोड़े ना जोड़ते हैं, समय को जोड़ते हैं व्हेन से। ऐसे आपको गलती छाटनी है दोस्तों। ठीक है, द रीज़न वाई आई डिडंट कम वॉज बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, द रीज़न वाई, ये शब्द भी रीज़न बता रहा है और बिकॉज भी काम करता है रीज़न बताने का। दो सेम काम के लिए दो शब्दों का यूज कर लेना होता सुपरफ्लस। जैसे हम बोल लें अगर गीला पसीना, तो ये बात ठीक थोड़े ना दोस्तों, पसीना तो गीला ही होता है। या हम बोले मीठी चीनी, तो ऐसे ये बात बोलना ठीक थोड़ी ना है, ये तो गलत है सरासर। चीनी बोल दो, चीनी ऑटोमेटिक पता लग जाएगा मीठी है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में होता है सुपरफ्लस। क्या बोलते हैं उसको? सुपरफ्लस। तो जब द रीज़न वाई लिखा हो तो वहाँ बिकॉज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सिंपल क्या लगाओ? दैट। क्या लगाना दोस्तों? दैट। समझ में आई है? क्योंकि बिकॉज भी काम करता है रीज़न बताने का और द रीज़न वाई भी काम करता है रीज़न बताने का। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड विच कॉज द प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, अब जैसे ऐसे सेंटेंसेस हों जहाँ पर, अब देखो, शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड, अब वो एडमिट कार्ड लाना भूल गई, ठीक है, और इस वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। तो किसी काम का असर या रीज़न पहले दे रखा हो तो ऐसे सेंटेंसेस में कभी विच का यूज़ नहीं करते हैं। और ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे किसका यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं सेम जो अगले में है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इनका जवाब ढूंढ के लाएंगे, और नहीं ढूंढ के लाओगे तो अगली वीडियो में मैं खुद बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, आगे ध्यान रखना दोस्तों, ऑल के बाद हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। वैसे भी एक ये कहावत है, आपने सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगले में भी वही है, ऑल इज़ वेल, ऑल के बाद हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इसका मीनिंग होता अंत भला तो सब भला दोस्तों। तो ऑल के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? दैट का। इतनी बात समझ में आई है? आगे देखो, ही इज़ द सेम लॉकस्मिथ ब्लैंक आई सा इन दैट शॉप। द सेम के बाद दोस्तों, द सेम के बाद भी हमेशा दैट का प्रयोग होगा, ये बात भी याद कर लेनी है। द सेम के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा दोस्तों। दिस इज़ द सेम ड्रेस एज माइन। अब देखो, इसमें एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, द सेम के बाद अगर वर्ब है अगले सेंटेंस में, क्या है दोस्तों? वर्ब है, तो हम कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं दैट का। और अगर द सेम के बाद अगले सेंटेंस में सेंटेंस है ही नहीं, अगले जो सेंटेंस की जगह वहाँ सेंटेंस है ही नहीं, वहाँ केवल एक वर्ड है या कोई फ्रेज है, ये चीज़ समझ में ना हो तो सिंपल समझो, अगले में अगर वर्ब है तो यूज़ करो दैट, और वर्ब नहीं है तो माइन कोई वर्ब थोड़ी ना है, तो वर्ब ना हो तो यूज़ करो आप एज। इतना समझ में आया है? बाकी इसका असल जो रीज़न है वो आपको समझ में आएगा कंजंक्शन में, जब हम वहाँ सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार पढ़ेंगे तब। फिलहाल इतना याद कर लो कि जी सरकार, अगर द सेम के बाद कोई वर्ब है अगले सेंटेंस की जगह पे तो हम भरेंगे दैट को, और अगर द सेम के बाद आगे जो हम जोड़ रहे हैं उसमें वर्ब वगैरह नहीं है तो यूज़ करेंगे एज। ठीक है भैया, इतना समझ में आया होगा। ही इज़ सो वीक ब्लैंक ही कैन नॉट वॉक। ये कह रहा है वह इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता। इस प्रकार के सेंटेंसेज में हम यूज़ करते हैं ही सो वीक दैट, तो और वो ऐसे भी आपने सुना होगा सो का और दैट का जोड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और ये चीज़ हम कंजंक्शन में दोबारा सीखेंगे कि इसको छोटा करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज़ टू वीक। भाई सो की जगह क्या लगा दिया? टू, और आगे वो पूरा सेंटेंस है ना, ही कैन नॉट, ये ख़त्म करके सिंपल क्या लिख दो? टू, बस, टू वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसका भी वही मीनिंग है। और ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका भी वही मीनिंग है। ये सेंटेंस को छोटा कर दिया इस जोड़े ने, टू और टू ने। समझ रहे हो दोस्तों? यानी सो की जगह तो क्या आ गया? टू आ गया। अगर छोटा करना हो सेंटेंस तो इस सो की जगह तो क्या आ गया? टू आ गया दोस्तों। और ही कैन नॉट की जगह क्या आ गया? एक ला टू आ गया।
छोटा हो गया है नहीं हो गया है। बाकी ये बात मैं कंजंक्शन में आप लोगों को सिखाऊंगा, फिलहाल बर्डन पड़ जाएगा आप पर भी और मेरे पर भी समझाने का। आगे देखो, वी ईट ब्लैंक वी में लीव, ये भी कंजंक्शन में समझने में मिलेंगी चीज़, फिलहाल मैं बता रहा हूँ बस। वी ईट ब्लैंक वी में लीव, अब यहाँ पर्पज है, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सके। जो ताकि है वो पर्पज बताने के लिए हिंदी में और इंग्लिश में यूज होता है सो दैट। तो इंग्लिश में पर्पज किससे बताएंगे, सो दैट से। और वहाँ कंजंक्शन में भी समझाऊंगा ये बात, और मॉडल्स में भी समझेंगे कि ऐसे सेंटेंसेज में हमेशा मॉडल यूज किया जाता है, कौन सा, में दोस्तों। दिस इज अ बेस्ट ऑफर, देखो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, अगले टॉपिक में भी समझेंगे, इसको टेंस में भी समझेंगे और इसको कंजंक्शन में भी समझेंगे दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री जो उसके साथ द आर्टिकल आएगा और वहाँ कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं दैट, सिंपल सी बात है। वी ट्राइड एवरीथिंग ब्लैंक वॉज फिजिबल, यहाँ वी ट्राइड एवरीथिंग, हमने वो हर चीज़ ट्राई करी जो फिजिबल थी, दैट वॉज फिजिबल। याद कर लोगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे स्लाइड मौजूद है। वी कैन प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज, ऑल के बाद पता है दैट आएगा। योर शॉप हैज़ नथिंग ब्लैंक आई नीड, अब योर शॉप हैज़ नथिंग ब्लैंक आई नीड, तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट आई नीड। सी कैन नॉट बाय एनीथिंग ब्लैंक, वही वाली बात है यहाँ भी दैट वाली। ही इज़ द बॉय ब्लैंक वॉन द रेस, ही इज़ द बॉय, अब बॉय की बात है, यह वही लड़का है जिसने रेस जीती थी। अब लड़के के लिए यूज़ होता ऊ और हुम, अब दैट 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ दैट दैट मत भर देना। वॉन वर्ब है और वर्ब को सब्जेक्ट की ज़रूरत है क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं, अब सब्जेक्ट नहीं तो क्या यूज़ होगा, हु। दिस इज़ द हॉर्स ब्लैंक वॉन द रेस, अब हॉर्स है, हॉर्स तो एक एनिमल है, एनिमल के लिए यूज़ करते हैं विच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, चलो। द जोकी एंड द हॉर्स ब्लैंक वॉन द रेस आर मिसिंग, अब जोकी होता है जो प्रोफेशनल घुड़सवार है। अब प्रोफेशनल घुड़सवार तो पर्सन हो गया दोस्तों और हॉर्स एनिमल हो गया। तो आप कहोगे कि अगर खालिस्तान में भरना हो तो यहाँ वर्ब से पहले अपने को भरना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है ऊ पर्सन के लिए तो सही है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हॉर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, विच। तो दोनों का झगड़ा हो जाएगा, ये कह रहा ऊ आना चाहिए और उस कह रहा विच आना चाहिए, तो ना ऊ भरो और ना विच भरो, यहाँ उत्तर कौन सा होगा, दैट। ठीक है, जब विच और ऊ का झगड़ा हो जाए तो वहाँ उत्तर क्या होना चाहिए, दैट। जैसे वही वाली बात यहाँ है, द एक्यूज्ड जो है वो पर्सन है और गन जो है वो नॉन लिविंग है दोस्तों। ऐसी स्थिति में फिर झगड़ा हो गया ऊ का और विच का, क्योंकि एक्यूज्ड के हिसाब से ऊ आना चाहिए, ठीक है, और गन के हिसाब से विच आना चाहिए, तो दोनों का झगड़ा खत्म करो और दैट को भरो। ही इज सच एन इडियट, देखो सच के बाद हमेशा पहले भी पढ़ा था, सच के बाद ए या एन आर्टिकल होता है, उसके बाद सिंगुलर नाउन होता है और आगे कंजंक्शन होता है दैट, ठीक है, सच के बाद वही वाली बात यहाँ है। हो जाएगा दोस्तों, और ये आखिरी जो टॉपिक बच गया है, आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं भी करते करते थक गया हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करते करते। क्लास में पढ़ाना थोड़ा अलग होता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में पता नहीं क्यों अलग से थकान होती है दोस्तों। देखो ऊ का मतलब है कौन, और अगर एवर वर्ड लग गया तो इसका मतलब कोई भी, जो कोई भी, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। वट का मतलब क्या, और एवर लगते ही होता है क्या, कुछ, जो कुछ भी, समझ रहे हो। विच का कौन सा भी, वेन एवर जब कभी भी, जैसे मैं आपको बोलूँ कब पार्टी दोगे, आप कहो गुरुजी जब आप कहो, तो उसका मीनिंग क्या है, वेन एवर। तो एक बार इनको समझ लेना, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप ये भी कर लोगे, ठीक है। और अगर ये आपके लिए स्लाइड में छोड़ रहा हूँ, आज मैं वीडियो यहीं रोकूँगा क्योंकि मैं इससे आगे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप खालिस्तान भरो, जैसे देखो बाय ब्लैंक यू वांट, जो कुछ आपको चाहिए वो खरीदो, तो जो कुछ वट एवर, बस। कम ब्लैंक यू आर फ्री, जब भी आप फ्री हो तब आ जाएं। जब की इंग्लिश क्या होती है, वैन, और जब भी की इंग्लिश क्या होगी, वैन एवर, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। ब्लैंक वांट्स टू सक्सीड मस्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब हुएवर, जो कोई भी सक्सेस होना चाहता है उसको रात का तेल फूकना पड़ेगा, इसका मीनिंग होता है मेहनत करना, ये कहावत है, ये बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये कहावत है, इसका मीनिंग है कड़ी मेहनत करना, ठीक है। तो हु का मतलब कौन, और जो कोई भी का मतलब होता है हुएवर हो जाएगा। तो ऐसे मेरे हिसाब से आप कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन,
ठीक है दोस्तों, तो अब तक अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन दोस्तों। अब कल से हम शुरू करेंगे तीसरा टॉपिक, और तीसरे टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, कोई गलती सलती होगी तो माफ़ कर देना। जय हिंद, जय भारत।